नमस्ते, गुड मॉर्निंग सबको। वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सभी? स्वागत है आपका आज की क्लास में। सभी कैसे हैं? अच्छे हैं, मस्त हैं। गुड। तो आज की क्लास में हम 2 कविताएं पढ़ने वाले हैं। पीछे का आपने आई होप रिवीजन कर लिया होगा। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। पीछे वाला सब रिवीजन कर लिया आपने? कुछ ऐसा जो समझ ना आया हो, जिसको समझने की जरूरत लगी हो आपको? कुछ ऐसा? साथ में PYQs और MCQs भी लगाते रहना इसके साथ, जो आप क्लास में पढ़ रहे हो। ठीक है। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जो आप पढ़ रहे हो उससे आपको क्वेश्चन आंसर भी आए। नाश्ता कहाँ पर भेज दिया आपने? कल की बाजरे की कविता पढ़ी है हमने, अभी इस बैच में नहीं पढ़ी ना?
भेजा था। ओके चलो क्लास स्टार्ट करते हैं। बच्चे बहुत कम है क्लास में। नोटिफिकेशन गई है क्या? नोटिफिकेशन सबको मिल गई थी? रामायणी हम पढ़ रहे थे, उसमें से थोड़ा सा मैं आपको पढ़ाऊंगी, बस उसके बाद आपको खुद पढ़ना है वो। ठीक है। और साथ साथ में पढ़ते रहना। अगर आपका छूट गया तो फिर बहुत ज्यादा छूट जाएगा। इसलिए जो आज का काम है उसको आज ही कंप्लीट करना आपके लिए सही है। यहाँ पर सारे सर्ग दिए हुए हैं। इसकी पीडीएफ में दे दूंगी, मतलब थोड़ा थोड़ा दिया हुआ है सारे सर्गों में से। तो वो आप सब पढ़ लेना कि कौन से सर्ग में किस चीज का वर्णन है। अगर आपको ये पता होगा तो फिर बहुत ही अच्छा हो जाएगा आपके लिए, है ना। मतलब जरूरी है कि आपको पता हो ये सारी चीजें कि कौन कौन से सर्ग में क्या है, क्योंकि आपके सिलेबस में बिल्कुल 3 सर्ग हैं, लेकिन पूछा तो सारा ही जाता है ना। मेन तो आपको 3 ही सर्ग पूछे जाएंगे, लेकिन अधिकतर आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है 15 सर्ग में से। तो इसलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। यूनिट 10 को थोड़ा मैं करवाऊंगी आप को, मतलब मेन मेन पॉइंट्स। टेक्स्ट तो आप पढ़ना जारी रखो, है ना। टेक्स्ट पढ़ो। आज का काम आज ही कर लिया करो। कल पे अगर आप छोड़ोगे तो आपका एग्जाम आ जाएगा और आपका रह जाएगा काम करने को। तो साथ साथ में ही पढ़ लिया करो। और साथ में आपके पास कोई गाइड होगी तो उससे एमसीक्यूज भी लगा लो, है ना। गाइड है आप लोगों के पास? तो क्वेश्चंस सॉल्व करो, है ना। तो अब हम जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। और सभी कॉपी पेन लेकर के क्लास में बैठे ताकि जो भी चीजें इंपॉर्टेंट हैं आप उसको नोट कर सकें। और आज हम इसके बाद कामायनी के बाद 2 कविताएं पढ़ने वाले हैं। एक तो अज्ञे की कविता है हरी घास पर क्षण भर, और एक कविता है निराला की। निराला की कविता का नाम है असाध्य वीणा। ठीक है। असाध्य वीणा पढ़ी है कभी किसी ने? हम्म। चलिए स्टार्ट करें तो एक बिग स्माइल के साथ, जल्दी से। जल्दी से स्माइल करें सभी। जो कल मुझसे नाराज हैं वो भी स्माइल करें। पढ़ी है, ओके। कल से जो नाराज थे वो भी स्माइल करो जल्दी से। नाराजगी चली गई या है अभी? पढ़ी है, ओके। पढ़ी है तो फिर अच्छी बात है, जल्दी समझ में आ जाएगी। अच्छा, आपको पहले पता है कि वो नहीं करेंगे, हाँ।
कोई बात नहीं बेटा, प्लानिंग करके आए हो ना क्लास में। ओके, तो इसका सारांश जो पीछे मैंने बताया आपको, पीछे जो सर्ग हैं 15 के 15 सर्ग का थोड़ा थोड़ा वर्णन किया हुआ है पिछली वाली स्लाइड्स में, कि कौन से सर्ग में किस चीज का वर्णन है, तो वो सारा आपको पढ़ लेना है। वैसे भी जिस जो सर्ग का नाम है उसी से रिलेटेड वर्णन होगा, नेचुरल सी बात है, बट फिर भी पढ़ लेना है ना। तो सारांश, मैं सीधा सारांश पे आती हूँ क्योंकि आपने सब पढ़ा हुआ है, आप ये एमए से एमए में पढ़ करके आए होते हैं, ठीक है। तो मैं सारांश पे यहाँ सीधे आती हूँ। नहीं मैम, मेरे को कुछ नहीं पता, तुक्का लगा। अच्छा, वही ना। छायावाद का प्रमुख आधार स्तंभ कामायनी महाकाव्य है, ध्यान रखेंगे ये वाला पॉइंट। यह 15 सर्गों में विभाजित है, वो आपको पता ही है, मैंने इसकी ट्रिक आपको बताई है, ठीक है। 15 सर्गों को याद कैसे करना है इसकी ट्रिक आपको बताई हुई है, और ट्रिक के माध्यम से आप उसको याद कर लेना 15 के 15 सर्ग, क्योंकि ये पूछे ही जाते हैं। आपका तुक्का हो गया गलत। इसे नायिका प्रधान काव्य कहा जाता है, ये मैं आपको कल भी पढ़ा चुकी हूँ। कामायनी में पात्रों के व्यक्तित्व और अंतर्मन का सामंजस्यपूर्ण निर्वाह किया गया है। प्रसाद ने मनोवैज्ञानिक आधार लेकर मानव की मनोभावनाओं का बड़ा ही सुंदर चित्रांकन है। उन्होंने इसमें शैव दर्शन के प्रतिभिज्ञा दर्शन उल्लेखित सरसता, समरसता सिद्धांत का भी गहनता और परिपूर्णता के साथ निरूपण किया है। प्रतिभिज्ञा दर्शन इसमें है, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसमें प्राचीन देव संस्कृति के विकास और अधपतन के माध्यम से मानव जीवन के विकास की कथा को रूपायित किया गया है। छायावादी कविता के गुणदोष भी इस महाकाव्य में स्पष्ट परिलक्षित होते हैं। इसमें कवि की मौलिक कल्पना, पात्र सृष्टि, प्रकृति का बहुआयामी चित्रण, मनोवैज्ञानिकता, प्रतीकात्मकता, गहन चिंतन मनन सभी साकार एवं एकाकार हो गया है। कामायनी अपनी काव्य गरिमा और महानता के कारण विद्वानों में आज भी चर्चा, परिचर्चा, चिंतन, अनुचिंतन और शोध का निरंतर आकर्षण रहा है। तो मतलब कामायनी जो है वो बहुत ही प्रसिद्ध है। ट्रिक चाहिए, ट्रिक मैंने बताई है नहीं है क्या आपको, फिर से बता दूं? अच्छा, लास्ट में अब याद करवाना, देखो पहले अगर आप बोल दो तो क्लास से अच्छा रहता है, अब फिर फ्लो बिगड़ जाता है ना, बीच में कुछ पूछो तो ऐसा करना कि बाद में क्लास के बाद पूछना, ठीक है, मतलब याद करवा देना, मैं भूल जाती हूँ। हरी घास पर क्षण भर कविता देखते हैं, सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन, अज्ञे, ठीक है, तो इसको हम पढ़ते हैं। बता दूंगी बाद में बता दूंगी, लेकिन हरी घास पर क्षण भर अज्ञे जी की एक प्रमुख कविता संग्रह है। अज्ञे जी का एक प्रमुख कविता संग्रह है, आपको ध्यान रखना है। जो हरी घास पर क्षण भर है ये कविता संग्रह है, ठीक है, मतलब ये इस नाम से संग्रह है और इसमें बहुत सारी कविताएं अज्ञे की संकलित हैं। इस कविता संग्रह में हरी घास पर क्षण भर भी एक कविता है, मतलब इसी नाम से कविता भी है, इसी नाम से कविता संग्रह भी है। यह कविता इलाहाबाद में 14 अक्टूबर 1949 में रची गई थी। अज्ञे प्रयोगवादी कवि थे, आपको पता है, अतः उनकी कविताओं में प्रयोग का होना स्वाभाविक है। यह कविता अज्ञे की नई चेतना का प्रतीक है, ध्यान रखेंगे। यह एक प्रकृति बोध की कविता है। अज्ञे की कविताओं में प्रकृति का रंग मानव के रंग में रचा बसा हुआ है। प्रकृति के प्रति मानवीय होने की आकांक्षा कवि के हृदय में बसी है। वह प्रकृति की तरह सहज जीवन बिताने पर जोर देते हैं। आज बनावटीपन और औपचारिकता ने मानव के जीवन को कृत्रिम बना दिया है। कवि इस कृत्रिमता मतलब बनावटीपन, इस कृत्रिमता को जीवन से हटाने के पक्षधर हैं। वे इस कविता में मानव को प्रकृति की तरह सहज और सौम्य होने का न्योता देते हुए इस कविता के माध्यम से कहते हैं। क्या कहते हैं, पहले हम कविता पढ़ेंगे, ठीक है। हरी घास पर क्षण भर। आओ बैठे इसी ढाल की हरी घास पर, माली चौकीदारों का यह समय नहीं है, और घास तो अधुनातन मानव मन की भावना की तरह सदा बिछी है। हरी न्योती कोई आकर रौंदे।
आओ बैठो तनिक और सटकर कि हमारे बीच स्नेह भर का व्यवधान रहे बस। नहीं दरारे सभ्य शिष्ट जीवन की, चाहे बोलो चाहे धीरे धीरे बोलो, स्वगत गुनगुनाओ चाहे चुप रह जाओ, हो प्रकृतस्थ तनोमत कटी छंटी उस बाढ़ सरीखी। नमो खुल खिलो सहज मिलो, अंतस्मित अंत संयत हरि घास सी। क्षण भर भुला सके हम नगरी की बेचैन बुदकती गुडगड गडमड अकुलाहट। ध्यान, ये वाली पंक्तियां ध्यान रखेंगे, ये वाली पंक्तियां पूछी गई हैं, ठीक है। नगरी की बेचैन बुदकती गडमड अकुलाहट, और न माने उसे पलायन। क्षण भर देख सके आकाश धरा दूरवा मेघाली, पौधे लता डोलती फूल झरे पत्ते, तितली भुनगे फुनगी पर पूंछ उठाकर इतराती छोटी सी चिड़िया, और न सहसा चोर कह उठे मन में प्रकृतिवाद है स्खलन, क्योंकि युग जनवादी है। क्षण भर हम ना रहे रहकर भी सुने गूंज भीतर के सूने सन्नाटे में किसी दूर सागर की लोल लहर की, जिसकी छाती की हम दोनों छोटी सी सिहरन है, जैसे सीपी सदा सुना करती है क्षण भर लय हो, मैं भी तुम भी और न सिमटे सोच की हमने अपने से भी बड़ा किसी भी अपर को क्यों क्यों माना। क्षण भर अनायास हम याद करें तिरती नाव नदी में, धूल भरे पथ पर आषाढ़ की भबक झील में साथ तैरना। हंसी अकारण खड़े महावट की छाया में, वदन घाम से लाल स्वेद में जमी अलक लट, चीड़ों का वन साथ साथ दुलकी चलते दो घोड़े, गीली हवा नदी की फूले नथुने भर्राई सीटी स्टीमर की, खंडहर ग्रंथित अंगुलियां बांसे का मधु, डाकिये के पैरों की चाप, अधजानी बबूल की धूल मिली सी गंध, झरा रेशम शिरीष का कविता के पद, मस्जिद के गुंबद के पीछे सूर्य डूबता धीरे धीरे, झरने के चमकीले पत्थर मोर मोरनी घुंघरू, संथाली झुमुर का लंबा कसक भरा आलाप, रेल का आह की तरह धीरे धीरे खींचना लहरें आंधी पानी, नदी किनारे की रेती पर बित्ते भर की छां झाड़ की अंगुल अंगुल नाप नाप कर तोड़े तिनकों का समूह लू मौन। याद कर सके अनायास और न माने हम अतीत के शरणार्थी हैं। स्मरण हमारा जीवन के अनुभव का प्रत्यालोकन, हम अतीत के शरणार्थी हैं। ये अज्ञेय की पंक्ति है, ध्यान रखेंगे, इसको भी पूछी जाती है। स्मरण हमारा जीवन के अनुभव का प्रत्यालोकन, हमें न हीन बनावे प्रत्यभिमुख होने के पाप बोध से। आओ बैठे क्षण भर, यह क्षण हमें मिला है नहीं नगर सेठों की फैया जी से, हमें मिला है यह अपने जीवन की निधि से ब्याज सरीखा। आओ बैठो क्षण भर तुम्हें निहारूं, अपनी जानी एक एक रेखा पहचानूं, चेहरे की आंखों की अंतर मन की और हमारे साझे की अनगिन स्मृतियों की तुम्हें निहारूं, झिझक ना हो कि निरखना तभी वासना की विकृति है। धीरे धीरे धुंधले में चेहरे की रेखाएं मिट जाएं, केवल नेत्र जगे उतनी ही धीरे, हरी घास की पत्ती पत्ती भी मिट जावे लिपट झाड़ियों के पैरों में, और झाड़ियां भी घुल जावें क्षति रेखा के मसृण ध्वांत में, केवल बना रहे विस्तार हमारा बोध। मुक्ति का सीमाहीन खुलेपन का ही चलो उठें अब तक हम थे बंधु सैर को आए, देखे हैं क्या कभी घास पर लोटपोट होते सदभैये शोर मचाते, और रहे बैठे तो लोग कहेंगे धुंधले में दुबके प्रेमी बैठे हैं। वह हम हों भी तो यह हरी घास ही जाने, जिसके खुले निमंत्रण के बल जगने सदा उसे रौंदा है, और वह नहीं बोली। नहीं सुने हम वह नगरी के नागरिकों से, जिनकी भाषा में अतिशय चिकनाई है साबुन की, किंतु नहीं है करुणा, उठो चले प्रिय। क्या क्या लिखा है। चिंता की तो आशा आई, साथ में अपने श्रद्धा को लाई, काम को देखा तो वासना जागी, लज्जा कर्म की ईर्ष्या हुई,
इड़ा को स्वप्न आया, संघर्ष करो निर्वेद दर्शन का, तब जाके रहस्य का आनंद मिलता है। वेरी गुड अंकिता। अंकिता, आपको भी ये ट्रिक आती है? इसका मतलब मैंने इस बैच में ये करवाई हुई है ना? ओके, तो ये वाली ट्रिक यहाँ से नोट कर लो, ठीक है? या फिर आप चाहते हैं मैं यहाँ पे लिख दूं, तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ। जल्दी से बताओ, लिखना है यहाँ या फिर इधर से ही लिख लोगे आप कमेंट से? जल्दी हाँ या ना में बताओ, समय नहीं है हमारे पास। ठीक है, इसमें श्रद्धा किसका प्रतीक है? इड़ा किसका प्रतीक है? मनु किसका प्रतीक है? ये बताओ। प्रतीकात्मक है ना ये कविता, ये महाकाव्य, ये हमने कल पढ़ा था। तो प्रतीक बताओ कौन किसका है? हो गए 15 पूरे? ये मैंने नंबरिंग कर दी सबकी, ठीक है। चलो हम कविता पढ़ते हैं। ये जो हरी घास पर क्षण भर कविता है, अज्ञे की कविता है, ठीक है। और ये जो मतलब एक मुक्ति की बात यहाँ पर की गई है, बंधनों से मुक्ति,
ये अपनी प्रेमिका के साथ अ, कहाँ पर बैठते हैं? हरी घास पर क्षण भर, है ना? यहाँ पर बंधु लिखा है लेकिन ये अपनी प्रेमिका की बात कर रहे हैं, अपनी प्रेमिका के साथ ही बैठते हैं। अगर आप इसके पीछे की स्टोरी देखेंगे तो ठीक है। तो अपनी प्रेमिका को ये कहते हैं कि मतलब सामाजिक बंधनों से मुक्ति को पा करके हम कहीं बैठ जाते हैं अकेले में, एकांत में। यहां पर है, आओ बैठे इसी ढाल की हरी घास पर, माली चौकीदारों का यह समय नहीं है, और घास तो अधुनातन मानव मन की भावना की तरह सदा बिछी है, हरी न्योती कोई आकर रौंदे। मतलब कि वो कह रहे हैं कि आओ थोड़ी देर हम इस हरी घास पर बैठ जाएं, कि माली चौकीदारों का यह समय नहीं है, मतलब कि जो सामाजिक बंधन है उनसे थोड़ा अलग रह करके, हट करके, उनसे मुक्ति पा करके हम कहाँ जाते हैं, कहाँ बैठ जाते हैं? घास पर बैठ जाते हैं। कविता दिख रही है ना आपको? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? इसको मिटा दूं क्या? मिटा दो इसको। तो इसमें नागरिक सभ्यता पर व्यंग्य किया गया है, मतलब नगर वाली जो सभ्यता है उस पर व्यंग्य किया गया है। ठीक है। माली चौकीदार मतलब वहां पर होते हैं, और वो जो गार्डन है, गार्डन की वो चौकीदारी करते हैं, देखभाल करते हैं। दिख रही है? ओके। तो वहां पर क्या करते हैं वो, मतलब जो माली चौकीदार हैं वो तो उस घास की देखभाल करते हैं, गार्डनिंग करते हैं और चौकीदारी करते हैं। लेकिन वो कौन सा समय देख रहे हैं? जब उनका आने का समय और वहां रहने का समय ना हो। तो माली चौकीदारों का यह समय नहीं है, मीन्स ये कविता में अश्लीलता नहीं दिखाई गई है बिल्कुल भी। वो सिर्फ अंतर मन की बातों को जानना चाहते हैं और अपनी बातों को बताना चाहते हैं, मीन्स कन्वर्सेशन करना चाहते हैं बस। आगे है, और घास तो अधुनातन मानव मन की भावना की तरह सदा बिछी रहती है, मतलब कि जो घास है वो तो बिछी हुई है ना? इनकी सब रचनाएं हैं इनमें, सब रचनाएं इनमें नहीं है, और भी बहुत और भी हैं। आंगन के पार द्वार भी इनका कविता संग्रह है। तो कुछ कविताएं हैं इसमें संकलित, सारी नहीं है। तो घास जो है न्योती, मतलब कि न्योता देती है कि क्या करो, मुझे आकर रौंद दो, तुम बैठ जाओ घास के ऊपर। घास थोड़ी भी बोलेगी कि मत बैठो, है ना? मत रौंदो मुझे, घास नहीं बोलेगी। तो वो यही बात कर रहे हैं। आगे है, आओ बैठो तनिक और सटकर, कि हमारे बीच स्नेह भर का व्यवधान रहे बस, नहीं दरारे सभ्य शिष्ट जीवन की। तो मतलब सभ्यता और शिष्ट जीवन की कोई भी हमारे बीच में दरारें ना हो, और हम साथ में ऐसे बैठें कि हम अपनी बातचीत करें। चाहे बोलो, चाहे धीरे धीरे बोलो, स्वगत गुनगुनाओ, चाहे चुप रह जाओ। हो प्रकृतस्थ तनो मत कटी छटी उस बाढ़ सरीखी, नमो खुल खिलो सहज मिलो, अंतस्मित अंत संयम संयत हरी घास सी। मतलब कि संयत, मतलब कि सॉफ्ट सॉफ्ट मुलायम घास की यहाँ पे बात कर रहे हैं। अंतस्मित, स्मित होता है मुस्कान, मतलब कि आंतरिक जो मुस्कान है। तो वो कह रहे हैं कि मतलब इतना नजदीक तुम बैठो कि अगर हम धीरे धीरे भी बोले तो वो सुन जाए हम दोनों को, बाकी लोगों को ना नहीं सुनाई दे, बट हम दोनों को सुन जाए, है ना? तो इस तरह से इतना इतना करीब, इतना नजदीक हम बैठे कि हम चाहे धीरे धीरे भी बोलें तो भी हम एक दूसरे की आवाज को सुन सकें। क्षण भर खुला भुला सके हम नगरी की बेचैन बुदकती गटमट अकुलाहट। तो मतलब जो नगरों में जो शोर शराबा है, बेचैनी है, परेशानी है, दुनिया भाग रही है कभी इधर कभी उधर। तो मतलब नगरों की जो सभ्यता है, नगरों का जो रहन सहन और जीवन है, उसके ऊपर व्यंग्य किया गया है कि उसको भुलाना चाहता हूं थोड़ी देर के लिए, है ना? क्योंकि बहुत ज्यादा बेचैनी और बहुत ज्यादा उसमें परेशानी है, और बहुत ज्यादा शोर शराबा है नगरों में, शहरों में, है ना? तो बता रहे हैं कि क्षण भर भुला सके हम नगरी की बेचैन बुदकती गड़मड़ अकुलाहट, और ना माने उसे पलायन। तो मतलब पलायन नहीं है, उस सभ्यता से दूर चले जाना नहीं है, रहना वही है, लेकिन कुछ समय अपने आप को एकांत में देना है ना?
दुनिया कैसे चलती है शहरों में, तो आपको पता है शहरी जीवन कैसे भागता है, भाग दौड़ भाग दौड़ भाग दौड़ चली रहती है ना। लोग रात भी भाग रहे हैं, दिन भी भाग रहे हैं। गांव में तो ये होता है ना कि लोग रात को आराम से सो जाते हैं, पूरा दिन मेहनत करते हैं और रात को डिनर करके चुपचाप सो जाते हैं। कोई रात को कहीं नहीं जाता है, बहुत कभी इमरजेंसी हो, काम हो तो तब जाते हैं, अदरवाइज नहीं जाते। लेकिन शहरों में ऐसा होता है कि रात दिन दुनिया भागती रहती है। तो बोल रहे हैं कि यहां से पलायन करना नहीं है, मतलब मेरा ये नहीं है कि हम यहां से चले जाएं कहीं दूर, नहीं। मतलब क्षण भर हमें चाहिए कि हम अपने लिए समय निकाल सकें, मीन्स अपने लिए हम टाइम निकाल करके हम अपनी बात कर सकें। उस बेचैनी से बाहर आ करके, उस बेचैनी से बाहर निकल करके हम एकांत में समय बिताएं, हम अपने आप को समय दें, है ना। अपने आप को पहचान लें, अपने आप को समय दें और उस चीज से, उस बेचैनी से और उस शोर शराबे से थोड़ा सा हट करके हम एकांत में समय बिताएं। क्षण भर देख सकें आकाश, मतलब कि आकाश को देखें, इस धरती को देखें, इस यहाँ पर क्या क्या है, कैसी कैसी सुंदर सुंदर चीजें हैं, कम से कम हम उसको देखें। आपको पता है शहरी जीवन कैसा, हर तरफ बिल्डिंग्स दिखाई देंगी, कुछ भी आपको प्रकृति वाला तो बहुत रेयर चीजें दिखाई देती हैं, है ना। हर चीज आपको बनावटी दिखाई देगी। लेकिन गांव में आपको पता है कि गांव में इतना ज्यादा भीड़ भड़ाका नहीं होता है, इतनी बिल्डिंग्स आपको नहीं मिलेंगी, दूर दूर घर होते हैं और आप प्रकृति को आराम से देख सकते हैं, निहार सकते हैं, वहां पर बैठ सकते हैं, खा पी सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो मतलब बहुत ज्यादा फर्क है दोनों संस्कृतियों में, दोनों के जीवन में। शहर के लोग लालची होते हैं। तो क्या है कि मतलब नहीं देख सकते, आपको देखने के लिए गार्डन में ही जाना पड़ेगा, है ना। ऐसे तो आपको बहुत कम, बहुत रेयर ये प्रकृति दिखाई देगी आपको, घास पेड़ पौधे हरियाली बहुत कम दिखाई देगी। मीन्स इतना ज्यादा भीड़ भड़ाका शहरों में हो चुका है, इतनी ज्यादा बिल्डिंग्स और इतना ज्यादा मतलब कुछ है ही नहीं देखने लायक, है ना। तो क्षण भर देख सके आकाश, आकाश भी देखने का लोगों के पास समय नहीं है। तो एक क्षण ऐसा निकाल निकाल करके हम क्या देखें, आकाश देखें, धरा देखें, इस पृथ्वी को देखें। दूर्वा यानी कि दूब, जो हरी दूब होती है, घास। मेघाली, मेघाली मतलब कि मेघ का ही एक हिस्सा, छोटी बदली। पौधे, लता दोलती, मतलब जो लताएं हैं वो हवा के कारण कैसे हिलती हैं, दोलती हैं, डोलती हैं, है ना। तो उसको मतलब इतना अच्छा इन्होंने प्रकृति का एक वर्णन किया हुआ है कि अगर हम उसको इमेजिन करें अपनी आंखों के सामने तो बहुत ही एक सुकून आपको मिलेगा, अगर आप इसको इमेजिन करेंगे कि वो किस तरह से कह रहे हैं कि क्षण भर देख सके हम आकाश को, इस धरती को, दूरवा को, मेघाली को, पौधे को, डोलती हुई लताओं को, कि जिस तरह से एक ठंडी ठंडी हवा चल रही है और लताएं जो हैं, बेल और पेड़ पौधे जो हैं वो जब हिल रहे हैं, है ना, हवा के कारण, तो कितना सुंदर लग रहा है। फूल, झरे पत्ते हैं ना। अब ऐसा तो है नहीं कि हर एक पत्ता आपको डाली में ही लगा हुआ दिखेगा, कुछ पत्ते झड़े भी होंगे, तो उनको भी देखेंगे। तितली, भुनगे, तितली जो है आपको पता ही है, भुनगे मतलब पतंगे टाइप, जो पतंगे जो फूलों पर रहते हैं, है ना, इधर उधर भिन भिनाते रहते हैं, फूलों पर रहते हैं। और ये जो भुनगा है ये ठंड में एक भंवरे की तरह एक वो होता है कि फूलों पर ठंडे मौसम में वो घूमता रहता है। इतने लालची होते हैं कि खाना भी कम करते करते खाते हैं, काम करते करते खाते हैं और सोते हैं तो, और सोते तो होते ही नहीं, पानी पी पी कर काम करते हैं। हम्म। देखो बात ये है कि लालची मतलब कि काम करना ही पड़ता है, क्योंकि दुनिया भाग रही है भाई, बहुत तेजी से भाग रही है, तो दुनिया के साथ भी चलना है। अब मतलब अलग अलग संस्कृति है, गांव का रहन सहन अलग है, शहरों का अलग है। तो गांव का जो नेचर है गांव के लोगों का, वो यही है कि पूरा दिन मेहनत डट के करो, है ना, सुबह से शाम तक, और शाम को आकर के अपने घर में सो जाओ बस। और शहरों में ऐसा है कि मतलब सोना कम है और काम ज्यादा है। चलो, फुनगी पर पूंछ उठाकर इतराती छोटी सी चिड़िया।
तो छोटी छोटी चिड़ियाओं की भी एक बात कर रहे हैं, जो इतराती हैं, घूमती हैं, हिलती हैं। और न सहसा चोर कह उठे मन में, प्रकृतिवाद है स्खलन क्योंकि युग जनवादी है। इन पंक्तियों को देख लेना, हरी घास पर क्षण भर, क्योंकि ये पंक्तियां लग ही नहीं रही है किस कविता की हो सकती है, तो ध्यान देंगे। हमको उनके साथ चलना है भाई, हमें सुकून वाला जीवन जीना है। हम किसी के साथ नहीं चलेंगे। सुकून चाहिए लाइफ में, है ना। पैसा भी चाहिए, सुकून भी चाहिए। इसी का है, वट इसी का है। अरे मुझे भी पता है इसी का है, मेरा मतलब वो नहीं है। मैं कह रही हूँ कि अगर आपको एग्जाम में पूछ ले ये पंक्तियां, तो आप वहां पर कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये पंक्तियां कौन सी कविता से आ गई भाई। वहां पे आपको कविता का नाम पूछ ले, और कविता कविता का नाम आपको ABCD ऑप्शन में जाके पूछ ले, तो क्या करोगे? आप तो कंफ्यूज नहीं हो जाओगे कि यार ये कौन सी कविता से पंक्तियां हैं? वो मेरा कहने का मतलब है। क्षण भर हम ना रहे रहकर भी, सुने गूंज भीतर के सूने सन्नाटे में किसी दूर सागर के लोल लहर की। मतलब हम क्षण भर हम ना रहे रहकर भी, इसका मतलब ये है कि मतलब हम जो हैं रियल में, हम उसको भूल जाएं कि हम क्या हैं। हमें कौन सी अ, परेशानी है, कौन सी बेचैनी है, कौन सी टेंशन लाइफ में चल रही हैं, है ना, किस प्रकार की हम भाग दौड़ कर रहे हैं जीवन में हर दिन, उसको हम थोड़ा सा भूल जाते हैं। क्योंकि टेंशन्स तो सबकी लाइफ में रहती हैं, और हर दिन रहती हैं, और हर दिन हमें काम का बोझ रहता है ना। हर हर व्यक्ति को काम का बोझ रहता है, आपको भी बोझ रहता है। अगर आप कोई काम करते हैं तो आपको काम का बोझ है, अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं पढ़ाई का बोझ है। आपको पता है सुबह उठना है, जल्दी उठना है, क्लास अटेंड करनी है, फिर अपनी सेल्फ स्टडी करनी है ना। किस किस तरह से आपने अपने टारगेट बनाए होते हैं पूरे दिन के लिए, तो वो एक बर्डन है, टेंशन है ना। मुझे भी टेंशन है, रात को सोना है, सुबह मुझे जल्दी उठ करके क्लास लेनी है ना, पूरा दिन अपना काम करके फिर से शाम को क्लास लेनी है। तो हर एक व्यक्ति का अपना अपना बर्डन, अपनी अपनी टेंशन है। लेकिन वो कह रहे हैं कि क्षण भर, क्या थोड़ी देर के लिए हम उस चीज, उन सारी चीजों से दूर रह करके, उन सारी चीजों को भूल करके, क्या हम जो हम हैं उसको भूल करके हम अपने लिए समय दें थोड़ा, है ना। उस सारे बर्डन को साइड में रखते हुए हम क्या करें, अपने आप को थोड़ा सा समय दें, और वहां पर हम अब बातचीत करें। सुने गूंज भीतर के सुने सन्नाटे में किसी दूर सागर की लोल लहर की। मतलब कि हम सुने गूंज भीतर के सुने सन्नाटे में, मतलब कि हम अपने ही भीतर की आवाज को पहचाने, अपने ही भीतर की आवाज को सुने। पूरे उस सन्नाटे से, जो दुनिया में सन्नाटा है, उस मतलब दुनिया में जो बहुत ज्यादा शोर शराबा है ना, उससे हट करके हम अपने अंदर की, क्योंकि अगर आप दुनिया की शोर शराबे में रहेंगे तो अपने अंदर की तो आवाज को आप कभी नहीं सुन पाएंगे, है ना। क्योंकि आपको उसी दुनिया के शोर शराबे में अ, उलझ जाते हैं, है ना। और पूरा अपने लिए समय ही नहीं निकाल पाता है इंसान। तो भीतर जो आपके जो बातें हैं उनको ही सुनना, भीतर की आवाज जो सुनने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सन्नाटे में बैठना पड़ेगा। गुड मॉर्निंग, बहुत जल्दी क्लास में आ गए बेटा आप। किसी दूर सागर की लोल लहर की, अब कहीं कहीं दूर सागर है वो, अगर आप शोर शराबे में बैठे तो आप सागर की आवाज को कभी नहीं सुन पाएंगे। बट अगर आप सन्नाटे में, एकांत में बैठे हैं, तो आपको बड़ी अच्छी आवाजें, इधर उधर की, प्रकृति की, सागर की, पक्षियों की, है ना, चहचहाने की आवाजें सब आपके कानों में पड़ेंगी। जिसकी छाती की हम दोनों छोटी सी सिहरन है, जैसे सीपी सदा सुना करती है। क्षण भर लय हो मैं भी तुम भी, और न सिमटे सोच कर कि हमने अपने से भी बड़ा किसी किसी भी अपर को क्यों क्यों माना। क्षण भर अनायास क्षण भर अनायास हम याद करें तिरती नाव में, धूल भरे पथ पर आषाढ़ की भवक झील में साथ तैरना। तो मतलब उन पुरानी बातों को हम याद करें। अनायास मतलब कि इजीली, आसानी से हम उन चीजों को याद कर सकते हैं जबकि हम एकांत में बैठे हैं, है ना। अगर हम शोर शराबे में हैं तब हम उन चीजों को याद नहीं कर पाते हैं, है ना। तब हमारा जो ध्यान है वो शोर शराबे में ही बंटा रहता है।
बट अगर हम एकांत में बैठे तो हम सारी पुरानी बातों को याद कर सकते हैं, सोच सकते हैं, उनके ऊपर मनन कर सकते हैं, है ना? तो वो सारी पुरानी बातों को यहाँ पर याद कर रहे हैं कि हम कैसे कैसे झील में साथ तैरते थे। मैं सिटी में रहती हूँ, लेकिन हमारे घर में रूल है कि जिनकी स्टडी नहीं करना है वो 10 बजे सो जाएगा और मॉर्निंग में 6 बजे। ओ भाई, ये रूल वही वाले तो नहीं है? कौन सी है वो कहानी? कौन सी कहानी है वो? अभी पढ़ी थी हमने थोड़े दिन पहले। अंजू दीदी। तो अंजू दीदी वाले रूल तो नहीं चल रहे आपके घर पे? अभी तो मुझे भी अपने गांव की याद आ रही है। सुबह सुबह चिड़िया बोलती थी, बड़ा ही अच्छा लगता था। बट यहाँ पे चिड़ियों की आवाज नहीं आती शहर में। तो चिड़ियों की आवाज सुनने को ही नहीं मिलती है, और जहां पर मैं रहती हूँ यहाँ पर तो कुछ दिखाई भी नहीं देता है। मीन्स बाहर वाला तो कुछ भी, एक भी पेड़ पौधा, एक भी प्रकृति वाला कुछ भी दिखाई नहीं देता है। तो मतलब याद याद आ रही है मुझे भी अपने गाँव की कि कितना अच्छा हरियाली और पक्षी, पशु, जानवर सब, बहुत अच्छा गांव का माहौल होता है ना। हंसी अकारण खड़ी महावट की छाया में, वदन घाम से लाल स्वेद में जमी अलख लट, चीड़ों का वन साथ साथ दुलकी, चलते दो घोड़े। तो मतलब ये बता रहे हैं कि किस तरह से मतलब हम अपने भीतर की आवाज को भी सुन सकते हैं और बाहरी आवाज को भी सुन सकते हैं। आती है मैम चिड़ियों की आवाज, जल्दी उठो तो। नहीं, मैं तो गांव में ऐसा होता था कि सोई सोई मालूम है, सोई भी रहती थी, जल्दी नहीं भी उठती थी तो भी चिड़ियों की आवाज आती ही थी, सुन ही जाती है मतलब। बेटी को अभी स्कूल भेजी, ओके ओके, कोई बात नहीं। आप कुछ भी करते हो ना, कुछ भी करते हो, क्लास लगा करके किया करो। मतलब वैसे भी अभी तो लाइव क्लास चल रही है, अगर लाइव भी नहीं चल रही होती है, रिकॉर्डेड जब आप देखते हैं आपका रिवीजन हो जाएगा। स्पीड बढ़ा करके काम करते करते तो आप रिकॉर्डेड क्लास को स्पीड बढ़ा करके सुनते रहो, है ना? आपका रिवीजन हो जाएगा, काम भी हो जाएगा, रिवीजन भी हो जाएगा। हाँ, मैं बहुत अच्छी जगह पे जरूर रहती हूँ, लेकिन जहां पर मैं रहती हूँ यहाँ पर आसपास में सारी बिल्डिंग्स हैं, और बाहर निकलना पड़ता है अगर देखना हो तो, अंदर कुछ नहीं। और मतलब शहरों में आपको पता, पूरा पूरा दिन अंदर ही निकल जाता है, बाहर निकलने का टाइम ही नहीं मिलता है। गांव तो गांव है। हम्म। कल भी मुझे पूरा दिन बाहर निकलने का टाइम ही नहीं मिला, तो बाहर की हवा ही नहीं मैंने देखी कैसी होती है। काफी काफी दिन मेरे ऐसे ही निकल जाते हैं। गांव में तो ये है कि आप बाहर दरवाजे से बाहर निकलोगे तो आंगन है और खुला जगह है, खुली जगह है। बट यहाँ पे शहरों में ऐसा तो नहीं है, बिल्डिंग्स हैं आसपास, बाहर निकलोगे तो कहाँ, आगे दूसरों के घर होते हैं, कहाँ जाना है बाहर। तो ऐसा है। बाकी कहीं कहीं अच्छा है, मतलब ऐसा भी नहीं कि हर जगह। मतलब जहां पर मैं रहती हूँ यहाँ पर आसपास में बिल्डिंग्स हैं। हम्म। चीड़ों का वन साथ साथ दुलकी, चलते दो घोड़े, गीली हवा नदी की, फूले नथुने, भर्राई सीटी स्टीमर की, खंडहर ग्रंथित अंगुलियां, बांसे का मधु, डाकिये के पैरों की चाप, अधजानी बबूल की धूल मिली सी गंध, झरा रेशम शिरीष का कविता के पद, मस्जिद के गुंबद के पीछे सूर्य डूबता धीरे धीरे, झरने के चमकीले पत्थर, मोर मोरनी घुंघरू, संथाली झुमुर का लंबा कसक भरा आलाप। आप जाते रहते हैं, मेरा तो जाना ही नहीं होता है गांव में। मतलब हमारा ऐसा होता था, हमारा ऐसा है कि अगर घर दरवाजे से बाहर निकलो, आंगन में जाओ तो बाहर मोर, मोर होते हैं, चिड़िया चिड़िया होती है, मतलब पक्षी पशु सब, बहुत अच्छा लगता है। मतलब घर के बाहर ही मोर आए होते हैं। तो यहाँ पर शहर में ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। अब बता रहे हैं यहाँ पर कि अ, दुल्की चलते, दो घोड़े, दुल्की होता है जो घोड़े की उछलने की जो आवाज होती है, मध्यम गति से जब घोड़े दौड़ते हैं, तो जो उनकी आवाज होती है दौड़ने की, उसको कहते हैं दुल्की चलते। दो घोड़े की बात हो रही है।
गीली हवा नदी की फूले नथुनों भर्राई सीटी स्टीमर की। मतलब यहाँ पे छोटी छोटी बातों को भी अब ये बयान कर रहे हैं कि कौन सी आवाज, डाकिये के पैरों की चाप, अब डाकिया चल रहा है तो उसके पैरों की आवाज भी सुनाई दे रही है, क्योंकि कहाँ पर बैठे हैं, एकांत में बैठे हैं, शांत जगह पर बैठे हैं। अजजानी बबूल की धूल मिली सी गंध, तो मतलब क्या है, धूल मिली सी गंध भी अब आ रही है उनको, है ना। और जब बिजी थी तब नहीं। हाँ, एचपी में ही गांव है, बट मैं अपने गांव से 50 किलोमीटर की दूरी पर रहती हूँ, क्योंकि वहां पर ये इंटरनेट की सुविधा नहीं है, तो इस वजह से। मैं हिमाचल, शिमला, अभी शिमला में हूँ। तो मेरा घर 50 किलोमीटर दूर है, बट वहां पर अभी तारें ये वगैरह बिछी नहीं है। वाईफाई की इस वजह से मुझे यहाँ रहना पड़ता है, तो क्योंकि पढ़ाने के लिए वाईफाई तो चाहिए ही होता है। गाँव जाने का मन कर रहा है। हाँ, मतलब अच्छा लग रहा है। तो किस तरह से यहाँ पे बता रहे हैं कि धीरे धीरे जो मतलब आवाजें उनको सुनाई दे रही हैं, उनका भी अब यहाँ पर बयान कर रही हैं, वर्णन कर रही हैं। फिर बता रहे हैं झरने के चमकीले पत्थर, मोर मोरनी भी उनको दिखाई दे रही हैं, घुंघरू की आवाजें, मतलब जो सन्नाटे में आवाजें आ रही हैं, अगर भीड़ भड़ाके में होते तो वो आवाजें नहीं सुनाई देती उनको, है ना। और मस्जिद के गुंबद के पीछे सूर्य डूब रहा है धीरे धीरे, उसको भी वो देख पा रहे हैं बहुत क्लियरली। तो कितना अच्छा, मतलब यहाँ उनको लग रहा होगा अब एकांत में बैठ करके वो सारा प्रकृति को देखना, प्रकृति को निहारना, है ना। मुझे भी देखना है। आप भी देखो। रेल का आह की तरह धीरे धीरे खींचना, लहरें, आंधी, पानी, नदी किनारे की रेती का बित्ते भर की छान झाड़ की, अंगुल अंगुल नाप कर तोड़े तिनकों का समूह, लो मौन, याद कर सके अनायास ना माने, हम अतीत के शरणार्थी हैं। तो ये वाली पंक्ति पूछी गई है, हम अतीत के शरणार्थी हैं, ठीक है, इसको देख लेना। स्मरण हमारा जीवन के अनुभव का प्रत्यवलोकन, हमें न हीन बनावे प्रत्यभिमुख होने के पाप बोध से। आओ बैठे क्षण भर, यह क्षण हमें मिला है नहीं नगर सेठों की फैया जी से। तो ये समय जो है वो किसी ने नहीं दिया है हमें, है ना, किसी के एहसान से हमें नहीं मिला है। ये ये समय हमने खुद निकाला है अपने लिए, अपने निजी जीवन के लिए। हमें मिला है यह अपने जीवन की निधि से ब्याज सरीखा। इतना लंबा लंबा मैसेज। मैं एसएस और हमारी सारी दोस्त मॉर्निंग 4 बजे ग्राउंड पहुंच जाते थे, इतनी कड़ाके सर्दी। अच्छा, फिर भी जुनून था। वर्दी का, वर्दी का जुनून, कौन सी वर्दी? रनिंग करने, हाँ मजा आता है, वैसे गांव में दौड़ने का भी बड़ा मजा आता है। कविता कौन सी है? हरी घास पर क्षण भर। अगे। आओ बैठे क्षण भर तुम्हें निहारूं, अपनी जानी एक एक रेखा पहचानो। मतलब इतना करीब वो बैठे हैं। सब इंस्पेक्टर, ओके। ओके ओके, वेरी गुड। तो बता रहे हैं कि अपनी जानी एक एक रेखा पहचानो, मतलब कि इतना करीब कि एक एक रेखा को भी वो देख रहे हैं, पहचान रहे हैं। चेहरे की, आंखों की, अंतर मन की, मतलब अंदर की भी, बाहर की भी, और हमारी साझे की अनगिनत स्मृतियों की, मतलब कि जो हम साथ में, जो हमारे अनगिनत स्मृतियां थी, जब हम साथ रहते थे, साथ चलते थे, बातें करते थे, मिलते थे, तो वो सारी अनगिनत स्मृतियां हैं हमारे मनों में, हमारे अंदर, जिनको जिनको हम अब बाहर निकालेंगे कि हम करते हैं, आप भी ऐसा कभी करते हैं? हाँ, हम मतलब याद करते हैं हम पुरानी बातों को, जब हम पुराने फ्रेंड्स के साथ मिलते हैं, कि हम कभी ऐसे भी करते थे, ऐसे भी होते थे, है ना। शाम को मिलते हैं। बाय एवरीवन। अच्छा। हम्म, कहाँ बन गई ये लड़की, इसने हिम्मत हार ली है। अच्छा, 9:56 हो गए हैं, ओके। ओके, तो क्या है यहाँ पर कि
हमारी साझी की अनगिन स्मृतियों की तुम्हें निहारूं, झिझक ना हो कि निरखना दबी वासना की विकृति है। तो ये बता रहे हैं कि दबी हुई दमित वासना नहीं है निहारना और हमारा इतना करीब बैठना, बल्कि हम सिर्फ बातचीत कर रहे हैं, है ना। तो कोई भी इस बातचीत को गलत ना समझे, और हम सिर्फ अपने आप को समय दे रहे हैं, पुरानी स्मृतियों को याद कर रहे हैं। तो इसको कोई अ, वासना ना समझे। ऐसा कह रहे हैं, धीरे धीरे धुंधले में चेहरे की रेखाएं मिट जाएं, केवल नेत्र जगे उतनी ही धीरे। हरी घास की पत्ती पत्ती भी मिट जावे, लिपट झाड़ियों के पैरों में। तो मतलब जब झाड़ियां जब आती हैं तो क्या होता है, हरी घास भी क्या हो जाती है, मसली जाती है उन झाड़ियों में, है ना। और झाड़ियां भी घुल जावे क्षिति रेखा के मसृण ध्वांत में, केवल बना रहे विस्तार हमारा बोध। मुक्ति का सीमाहीन खुलेपन का ही चलो उठे अब हम, अब तक हम थे बंधु सैर को आए। मतलब कह रहे हैं कि अब चलते हैं, अब हमारी बातचीत हो गई है, अब हम क्या करते हैं, चलते हैं, क्योंकि हम तो सैर करने आए थे। हाँ, हम तो वॉक पे आए थे। देखे हैं क्या कभी घास पर लोटपोट होते, सतभइये शोर मचाते। सतभइये एक प्रकार के पक्षी होते हैं। तो ये बता रहे हैं कि देखे हैं क्या कभी घास पर लोटपोट होते सतभइये, मतलब कभी हंसी ठिठोले करते हुए उन्हें देखा है, कभी शोर मचाते घास पर। और रहे बैठे तो लोग कहेंगे। तो मतलब कि हम बोलने का मतलब ये है कि हम वैसे घास पर लोटपोट होकर के शोर नहीं मचा सकते हैं, है ना। क्यों नहीं मचा सकते शोर, हम हंसी ठिठोले नहीं कर सकते हैं यहाँ पर, क्यों? क्यों? और रहे बैठे तो लोग कहेंगे, धुंधले में दुबके प्रेमी बैठे हैं। तो मतलब अगर हम ज्यादा देर यहाँ पर बैठ गए तो थोड़ा जो संस्कृति है उसका भी वर्णन यहाँ पे किया गया है कि मतलब अगर कोई दो लोग बैठ भी जाएं तो लोग यही समझेंगे कि ये तो प्रेमी प्रेमिका आशिकी कर रहे होंगे, है ना। दो प्रेमी हैं, आशिकी कर रहे हैं, वो भी घास के बीच में, जंगल के बीच में, गार्डन के बीच में। तो लोग यही कहेंगे। तो वो कह रहे हैं कि देखे हैं क्या कभी घास पर लोटपोट होते, सतभइये शोर मचाते, कि तुमने कभी देखा है ऐसे किसी किसी पक्षी को इस तरह से लोटपोट होते हुए, पक्षियों को, और वो शोर कर रहे हैं? नहीं करते हैं वो, तो हम भी ऐसा नहीं कर सकते हैं। अगर हम ज्यादा देर यहाँ पर बैठे तो लोग क्या बोलेंगे, है ना। लोग तो यही बोलेंगे कि ये धुंधले में, यानी कि छिप करके बैठे हैं, दुबक करके बैठे हैं दो प्रेमी, और यहाँ पर क्या कर रहे हैं, आशिकी कर रहे हैं। हाँ, तो ये होता है। वह हम हो भी तो यह हरी घास ही जाने। अगर हम प्रेमी हैं भी तो घास को ही पता है कि हमने क्या क्या बातें की है, और हम किस तरह से एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। तो जिस घास के ऊपर हम बैठे हैं उसको पता है कि हम क्या हैं। अगर हम प्रेमी भी हैं तो भी इस घास को पता है, मतलब कोई ना कोई गवाह है हमारा। जिसके खुले निमंत्रण के बल जगने सदा उसे रौंदा है और वह नहीं बोली। तो मतलब कह रहे हैं कि दुनिया तो बोलती है, लोग तो बोलते हैं, लेकिन घास नहीं बोलती है ना। अगर हम घास के ऊपर बैठे हुए हैं तो वो लोगों को नहीं बताएगी कि ये दो प्रेमी हैं, ये ऐसे बात कर रहे थे, या फिर यहाँ पर ये एकांत में समय बिता रहे थे एक दूसरे के साथ। घास नहीं बोलेगी। क्यों नहीं बोलेगी? क्योंकि जिसके खुले निमंत्रण के बल जगने सदा उसे रौंदा है। क्योंकि घास जो है वो बोल नहीं सकती है ना। उसका खुला निमंत्रण रहता है लोगों के लिए कि तुम आओ और मुझे रौंदो। तो वो रौंदने के लिए लोगों को बुलाती है, पर उसको रौंद रहे हैं लोग, ना चाहते हुए भी उसको उसको चुप रहना पड़ता है, क्योंकि वो नहीं बोल पाती है ना। तो वो नहीं बोली। नहीं सुने हम वह नगरी के नागरिकों से, जिनकी भाषा में अतिशय चिकनाई है साबुन की। मतलब चिकनी चिकनी बातें तो ये नागरिक लोग, जो नगरों के लोग हैं, वो करते हैं चिकनी चुपड़ी बातें, है ना। मतलब सामने वो कुछ और होंगे, हमारे सामने कुछ और होंगे, पीठ पीछे कुछ और होंगे। हमें तो बोलेंगे कि अच्छा तुम ठीक है, तुम बैठे हो, अच्छी बात है, तुम बातचीत कर रहे हो, ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन पीठ पीछे जब वो एक दूसरे के साथ मिलेंगे, फिर बोलेंगे अच्छा तुमने देखा था वहां गार्डन में वो दोनों बैठे थे, इस तरह से बात कर रहे थे, चाहे वो बात ही कर रहे हो तो वो क्या क्या उसकी कहानी बना देंगे। तो मतलब क्या है, चिकनाई है, उनकी बातें चिकनी है ना। किंतु नहीं है करुणा, मतलब उनके अंदर करुणा नहीं है, दया नहीं है। वो उनका काम है कि वो बातें ही बनाएंगे। चाहे हम पवित्रताई में भी यहाँ पर बैठे हुए हैं तो भी वो क्या करें, कहेंगे उसको पाप ही कहेंगे। तो क्या करें हम?
नहीं सुने हम वह नगरी के नागरिकों से, मतलब कि घास को तो सब पता है, बट हम जो नगर के लोग हैं उनसे हम ऐसी बातें नहीं सुनना चाहते हैं कि कोई भी व्यक्ति हमें ये बोले कि ये दो प्रेमी जो है वो दुबके हुए बैठे हैं, धुंधले में बैठे हैं, छिप करके बैठे हैं, है ना, और वो पीठ पीछे या फिर हमारी बातें बनाए सामने ही बोल दे। जिनकी भाषा में अतिशय चिकनाई है, भाषा उनकी ऐसी है कि सामने सामने तो वो दिखाएंगे कि हम आपके साथी हैं, आपके प्रेमी हैं, आपके खास हैं, है ना, सामने वो कुछ और दिखाएंगे लेकिन पीठ पीछे कुछ और है। किंतु नहीं है करुणा, उठो चले प्रिय। तो मतलब उनके अंदर करुणा नहीं है, तो अपनी अपनी प्रिय, अपनी प्रेमिका को कह रहे हैं कि उठो चलते हैं यहाँ से, अब हम ज्यादा देर यहाँ नहीं बैठ सकते हैं। हालांकि हम इस शहरी जीवन से जो नागरिकता है, नगरी का जो जीवन है, नगरों का जीवन है, शहरों का जीवन है, उससे हम काफी दूर बैठे थे एकांत में, और प्रकृति का नजारा हम ले रहे थे। लेकिन हम ज्यादा देर इस जगह पर नहीं रह सकते हैं, क्षण भर, इसीलिए तो क्षण भर कहा है ना। तो ज्यादा देर हम यहाँ पर नहीं रह सकते हैं, हमें क्या करना पड़ेगा, जाना ही पड़ेगा यहाँ से, फिर से उसी शोर शराबे में वापस लौट जाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि फिर लोग कहेंगे, है ना, तो लोग बोलेंगे कि ये इस तरह से यहाँ पर बैठे हुए हैं, दुबके हुए हैं, छिपे हुए हैं, धुंधले में बैठे हैं, छिप करके बैठे हैं, तो इसलिए हमें यहां से जाना पड़ेगा। उठो 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 प्रिय प्रिय, तो अब चलते हैं, उठो। तो यहाँ पर आपकी समाप्त हो जाती है कविता। आगे भी इसका देख लेते हैं समीक्षा क्या है। 14 अक्टूबर 1949 को लिखी गई है, समय इसका ध्यान रखेंगे। समीक्षा देखते हैं। इस कविता में हरे घास कवि की निजता का प्रतीक है। यहाँ कवि ने वर्तमान का महत्व भी आंका है, जिसका मनुष्य को शहरी व्यस्त जीवन में प्राय अनुभव नहीं होता, जिसमें से मनुष्य सामाजिक बंधनों, शहरी जीवन की आंतरिकता और अपनी संस्कारगत वजनाओं को भूलकर उस क्षण को सहज और मुक्त मन से प्रकृति की गोद में बिता सके। हरी घास तो हमेशा की तरह आज भी हमें निमंत्रित करती है कि कोई आकर उससे रौंदे। यहाँ हरी घास आधुनिक मन मानव की दबी छिपी हुई भावना का प्रतीक है। प्रकृति के बिंबात्मक वर्णन और विरोधाभास द्वारा शहरी यांत्रिकता और सामाजिक वर्जनाओं मतलब कि जो समाज में चीजें वर्जित हैं, है ना, समाज में वर्जित है कि दो लड़का लड़की अकेले में नहीं मिल सकते हैं, लोग उनको गलत मानते हैं, है ना। तो वही बातें यहाँ पर कर रहे हैं कि सामाजिक वर्जनाओं की अभिव्यक्ति के द्वारा कविता के विभिन्न घटकों का सार्थक व नाटकीय संयोजन किया है। यहाँ शहरी यांत्रिकता पर जो व्यंग्य किया गया है वह कविता को केवल प्रकृति चित्रण की कविता बनाने से बचाता है। तो मतलब अगर हम शहरी जीवन को ना इसमें जोड़े तो हमें यही लगेगा कि ये प्रकृति चित्रण की बात हो रही है सिर्फ, है ना। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि दो चीजों का वर्णन है, प्रकृति का वर्णन तो है ही, इसके साथ शहरी जो यांत्रिकता का जीवन है, जो भाग दौड़ का जीवन है, हर दिन का शोर शराबे का जीवन है, उस पर व्यंग्य किया गया है कि ऐसा जीवन हो चुका है शहरों में कि शांति नहीं है, एकांतपन बिल्कुल भी नहीं है, सन्नाटा नहीं है, शोर शराबा है। प्रकृति चित्रण की कविता बनाने से बचाता है। यह व्यंग्य कविता को चिंतनशील कविता का स्वरूप प्रदान करता है। तो इतना ही था, मैंने सोचा था आज असाध्य वीणा भी हम पढ़ लेंगे, बट असाध्य वीणा बहुत लंबी कविता है और इसके लिए भी हमें एक क्लास से ज्यादा टाइम लगाना पड़ेगा, और शाम की क्लास में अगर मैं इसको पढ़ाऊंगी तो फिर आप लोगों की अगली क्लास भी होती है, इसको जल्दी जल्दी खत्म करना पड़ेगा। इसी कविता में इतना समय लग गया एक क्लास पूरी, तो असाध्य वीणा तो और ज्यादा है, और ज्यादा बड़ी है ये, और इसको पढ़ने में मजा भी बहुत आने वाला है। ये बहुत बड़ी कविता है। अच्छा, मतलब उतनी भी बड़ी नहीं, कर ही लेंगे इसको शाम की क्लास में। नहीं है, कितनी स्लाइड्स है इसमें? 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। प्रभु, 31 32 33 स्लाइड्स है इसमें। 6 बजे क्लास है, बिल्कुल जी, इवनिंग में। ओके,
थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू वेरी मच। ओके, वेलकम, मोस्ट वेलकम। हो जाएगा, हाँ। मैं थोड़ा जल्दी कर लूंगी इसको, मतलब स्पीड में रखूंगी। अभी तो हम खो गए थे बिल्कुल। वैसे तो खो जाना ही अच्छा है, कविता पढ़ने का मजा ही तब आता है। तो अभी शाम की क्लास में भी, मतलब ये वाली जो कविता है साधे बिना, ये भी बहुत अच्छी है, मजा आता है इसको पढ़ने में भी। तो देखते हैं, शाम की क्लास में मिलते हैं ऐसी कविता के साथ। और टाइम से अगर आप क्लास में आ जाएंगे तो हम जल्दी से इसको कवर कर पाएंगे, है ना। तो प्लीज सभी समय से आ जाना, मैं किसी का वेट नहीं करूंगी शाम की क्लास में, क्योंकि कविता बहुत लंबी है और समझ भी आनी चाहिए। फिर आधे में हम छोड़ भी नहीं सकते, 7 बजे आपकी क्लास भी होती है ना। तो आधे में छोड़ेंगे तो फिर अच्छा भी नहीं है, फ्लो बिगड़ जाता है। तो इस वजह से शाम को जल्दी आ जाना क्लास में, ठीक है। अभी हम चलते हैं फिलहाल। तो बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।